अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़ुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा में आप सभी का इस्तक़बाल है। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद बाखिर। नाज़रीन, आज के ख़ुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा में हम मुल्क यमन में क़याम अमन के इम्कानात और ख़दशात पर बात करेंगे। यमन वो मुल्क है जिसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत की दुआ की। यमन वो मुल्क है जिसको ये एज़ाज़ और शर्फ़ हासिल है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन 3 ममालिक में से किसी एक मुल्क की तरफ हिजरत करने का हुक्म बारी ताला हुआ, इनमें मदीना मुनव्वरा, हबशा के साथ यमन भी शामिल था। अगर शाम को अर्ज़ अंबिया कहा जाता है तो यमन को अर्ज़ औलिया होने का शर्फ हासिल है। नाज़रीन, यमन के बेशुमार फ़ज़ाइल उलमा इकराम बयान करते हैं, जिनकी एक तफसील है। इस फजीलत के बयान करने का मकसद अपने नाज़रीन को ये बताना मकसूद है कि इस मुक़द्दस सरज़मीन पर आज किस तरह मफाद परस्त ताकतें हमला आवर हैं और किस तरह यहाँ इक़्तिदार की हवस और अपने मफादात की तकमील करने वाले इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं। जी हाँ, पिछले 1 बरस से यमन की सूरत हाल तबाहकुन है। अब जबकि यहाँ मुज़ाकरात की राहें निकल आई थीं, लेकिन अब वो भी मौहूम नज़र आती हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सियासी तजिया निगार सैयद सजादुल हसनैन साहब। मैं सजा साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रिया वाक़। नाज़रीन, सजा साहब के अलावा फ़ोन लाइन के ज़रिए सीनियर सहाफ़ी शजीउल्लाह फ़िरासत साहब भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। इससे क़ब्ल कुछ अहम तफ़सीलात पर एक नज़र डालते हैं। यमन के बहरान पर बातचीत किसी नतीजे तक पहुँचे बग़ैर ख़त्म हो गई। ये मुज़ाकरात ख़लीजी रियासत कुवैत की मेज़बानी में गुज़िश्ता 1 हफ़्ते से जारी थीं। दूसरी जानिब यमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के अमन सफ़ीर ने यमन के हौसी जंगजुओं को आज की सुबह तक मुज़ाकराती शेड्यूल पर दस्तखत करने की आखिरी मोहलत दी थी। यमनी हुकूमत और बाग़ियों के दरमियान सुबह के वक्त होने वाला इजलास किसी पेश रफ्त के बग़ैर अख्ताम पजीर हो गया। फ़रीक़ैन इख्तलाफी मसाइल के हल के हवाले से किसी फ्रेम वर्क तक पहुँचने से कबल ही इजलास से उठ कर चले गए। तफसीलात के मुताबिक फ़रीक़ैन एक दूसरे पर हट दरमी का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। अहम नौइयत के मसाइल के हल के बजाय गैर ज़रूरी और सानवी दर्जे के तनाज़ात में मुज़ाकरात उलझ कर रह गए। यही वजह है कि मुज़ाकरात का एजेंडा आगे नहीं बढ़ाया जा सका। यमन में अरब इत्तेहादी अफवाज ने अलकायदा के इंतहा पसंदों के खिलाफ वसी पैमाने पर मुश्तरका फ़ौजी ऑपरेशन का ऐलान किया है। इस ऑपरेशन में यमनी फ़ौज के अलावा सऊदी अरब और इमारात की स्पेशल फोर्सेस हिस्सा ले रही हैं। बयान के मुताबिक ऑपरेशन के इब्तदाई 12 घंटों के दौरान अलकायदा के कई कमांडरों समेत 800 से ज़्यादा जंगजू मारे जाने और दीगर के फ़रार होने की तस्दीक की गई है। ये कार्रवाइयाँ यमन में दहशतगर्द तंजीमों को हजीमत से दो चार करने के लिए मुश्तरका बैनुल-अक़वामी कोशिशों के सिलसिले में शुरू की गई हैं। इसके अलावा अलकायदा के हाथों में आने वाले शहरों पर यमन के मुतनाज़ा सदर अब्दुर्रब हादी अल मंसूर की हुकूमत के रसूख और कंट्रोल को मदद फराहम करना है, जिनमें अहम तरीन अल मकला है, जो यमन में अलकायदा का गढ़ समझा जाता है। और इसी दौरान अमरीकी सदर बारक ओबामा ने शाम के लिए मज़ीद 250 फ़ौजी रवाना करने की अहम दस्तावेज़ पर दस्तखत कर दिए हैं। ओबामा ने आज दौरे जर्मनी के दौरान इस बारे में ऐलान कर दिया। बताया गया है कि ये अमरीकी फ़ौजी शाम में फ़ाल एतदाल पसंद बागियों की दीगर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई में ताउन फराहम करेंगे। यूँ शाम में अस्करी कार्रवाइयों में शरीक अमरीकी फ़ौजियों की मजमूई तादाद 300 हो जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ ही ओबामा ने कहा था कि वो शाम में ज़मीनी फ़ौजी तैनात नहीं करेंगे। वाज़ेह है, अमरीकी सदर की मियाद सदारत को महज 9 माह बाकी रह गए हैं। अपने दौरे सदारत के आखिरी बरस में इन दिनों उन्होंने सऊदी अरब, बरतानिया और जर्मनी का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने GCC के इजलास में भी शिरकत की।
नाज़रीन, आज हम यमन की ताज़ा सूरत हाल के अलावा बाराक ओबामा के जो दौरे हुए हैं जीसीसी में भी उन्होंने शिरकत की है, इस हवाले से भी अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले आगाज़ करते हैं यमन की ताज़ा सूरत हाल और जो मुज़ाकरात यहाँ पर ख़त्म हुए हैं, जिस तरह के वहाँ पर खलल पैदा हुआ है मुज़ाकरात में, तो इस हवाले से हम बात करेंगे। सर साहब, ये जो मुज़ाकरात का एक आगाज़ हुआ था, ये आज मतलब एक तरह से ख़त्म होता नज़र आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? दोनों फ़रीक़ टेबल पर आए थे और बातचीत का आगाज़ हुआ था, तो वो कौन से ऐसे मामलात हैं जिसने फिर एक बार इन मुज़ाकरात को दरहम बरहम कर दिया? देखिए, सबसे बड़ा मसला तो यही है कि यमन में ग्रुप कितने हैं। जी जी। हूसी बागी मुज़ाकरात की मेज़ पर आना नहीं चाहते। हादी अब्दुल रब अंसारी जो वहाँ के मौजूदा सदर हैं, जी जी, इनको सदर करार दिया जाता है अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से, यानी उबूरी सदर हम कह सकते हैं। बिल्कुल, बैनुल अक़वामी क़वानीन के हवाले से उनको सदर कहा जाता है। जी। उनकी वफ़ादार फ़ौज मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। और इसके अलावा सऊदी अरब की बमबारी भी अपनी जगह है। गो के देखिए, यमन में अमन के क़याम अमन के लिए या जंगबंदी के लिए बाज़ाब्ता कार्रवाई शुरू हो गई थी। गुज़िश्ता एक महीने पहले जो है जी, यमन में जंगबंदी का ऐलान हुआ था, लेकिन उसके बाद से लेकर आज तक आप देखिए, कुवैत में मुज़ाकरात तो एक हफ़्ता पहले शुरू हुए थे। 17 अप्रैल को जो है वहाँ मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ था यमन के हवाले से, यमन में जो है क़याम अमन के हवाले से, लेकिन 7-8 दिन के अंदर ही ये मुज़ाकरात किसी भी नतीजे पर पहुँचे बगैर ख़त्म हो गए। और मुज़ाकरात के दौरान जैसा कि अभी हमने देखा कि अफरा तफरी का माहौल था। अहम मुद्दों को तो बहस में लाया ही नहीं गया, बल्कि अहम मुद्दों से हट के ज़ैली बातों पे ही जो है इख्तिलाफ़ात शदीद होते चले गए। और फिर किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले या फिर वहाँ क़याम अमन के लिए, वहाँ मसले के बहरान के हल के लिए, वहाँ एक सियासी इस्तेहकाम के लिए और फिर वहाँ दीगर मसाइल के लिए किसी एक फ्रेमवर्क पे आने से पहले ही जो यमन के नुमाइंदे थे वो इजलास के मुकाम से उठकर चले गए। तो ये यकीनन एक बहुत बड़ी नाकामी है, एक मायूसी की जो है बात, इसको हम समझ सकते हैं, क्योंकि यमन के अवाम में बहुत ज़्यादा जो है इन मुज़ाकरात को लेके उम्मीद थी। अभी हमने देखा कि किस तरीके से यमन के हालात हैं। यमन के दारुल हुकूमत की हमने तस्वीरें देखी सना की, जहाँ इतनी बदहाली है, बमबारी से इमारतें तबाह हैं और कोई सफाई का निज़ाम नहीं है, कोई जो है एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। सियासी इस्तेहकाम तो दूर की बात, बुनियादी मसाइल से जूझ रहा है यमन। जी जी, यमन के कई इलाकों में हालात बहुत संगीन हैं, मुसलसिल वहाँ पे बमबारी हो रही है और यमन के अवाम ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब आम इलाकों को भी, अवामी इलाकों को भी बमबारी का निशाना बनाया जा रहा है। तो इन हालात में अल-कायदा के हवाले से जो 800 के करीब जो मारे गए हैं, ये जो हमला हुआ है, तो फिर इस तरह के हमले भी जारी हैं। हमले बिल्कुल, देखिए बमबारी बाज़ाब्ता हो रही है वहाँ पे, और फिर अल-कायदा भी वहाँ पे सरगर्म है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, यमन में और शाम में, यानी जुनूबी यमन जो है वो इस तरह के अनासर से बिल्कुल, देखिए शुमाल के एरिए हूसी बागियों के ज़ेर असर हैं, तो जुनूबी एरियो में ये कहा जाता है कि अलकायदा अभी भी वहाँ पे सरगर्म है। अलकायदा के अलावा भी दीगर शिद्दत पसंद जो तंजीमें हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। यमन के हवाले से बार बार ये कहा गया है कि यमन की सूरत हाल ऐसी नहीं है कि वहाँ क़याम अमन की कोई उम्मीद नज़र आती हो, और वही देखने में आया कुवैत में। तवक्को थी, अक़वाम मुत्तहिदा को भी तवक्को थी कि यहाँ जो बातचीत का ये दौर चला है, बातचीत का ये मरहला, देखिए 1 साल बाद बातचीत का मरहला आया था। 24 मार्च को यमन में सऊदी अरब की क़यादत में बमबारी का आगाज़ हुआ था, और 24 मार्च सन 2015 में बमबारी का आगाज़ हुआ था, और आज 24 अप्रैल सन 2000, आज 25 हो गई है, 25 अप्रैल सन 2016 में, 24 अप्रैल सन 2016 में मुज़ाकरात भी होते हैं और नाकाम भी हो जाते हैं। मतलब एक साल 1 महीने में क्या सूरत हाल वहाँ पे हुई,
कितनी तबाही सब मची। एक साल तक जिस तरह की तबाही हुई, 6000 से ज़्यादा, मतलब जो सरकारी एदाद व शुमार है, 6000 से ज़्यादा लोगों की हलाकतें हुई और आज भी हलाकतें जारी है। एक जानिब अमन मुज़ाकरात की बात हो रही है, दूसरी जानिब बमबारी हो रही है। तो मतलब सूरत हाल किस तरफ जा रही है? फिर सवाल जिस तरह से आपने कहा है कि फ़रीक़ैन कितने हैं, वहाँ पर अलकायदा भी है और उससे क़ब्ल ये भी बातें आ रही थी कि ISIS भी वहाँ पर सरगर्म है। खैर अब तो ISIS का जो है ज़िक्र नहीं आ रहा, लेकिन फिर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि एक जो शुमाली यमन है वो एक खाने में बटा हुआ है, जनूबी यमन एक खाने में बटा हुआ है, तो फिर मुज़ाकरात जो हो रहे हैं बहुत लंबे, वो किस देखिए तरफ जाएंगे? बहुत लंबे अरसे के बाद यमन में उनका क़याम अमल में अब आया ये जो था। बात मुनक़ता हुई है, क्या इसके देखिए इम्कानात है कि फिर से ये जुड़ पाए? सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचे बगैर फ़रीक़ैन इजलास से उठकर चले गए। अफरा तफरी का माहौल देखने में आया। अहम मुद्दों पे कोई आना ही नहीं चाहता था। यमन में क़याम अमन के लिए, वहाँ सियासी इस्तेहकाम के लिए, वहाँ जो है फ़रीक़ैन को चाहे कितने गिरोह हों, देखिए सबसे बड़ा गिरोह तो वहाँ पे जो इस मामले में फ़रीक़ हम समझ सकते हैं वो हुसी बागी थे। जी बिल्कुल। हुसियों का ये सबसे बड़ा गिरोह था जिसने सना पे अपना कंट्रोल हासिल कर लिया था। यमन के दारुल हुकूमत सना पे अपना कंट्रोल हासिल कर लिया था। तो उसके मतलब है कि वो ना तो मैदान जंग में पसपा हुआ है और ना ही वो मुज़ाकरात की मेज़ पे किसी मामले में। देखिए वो लोग तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जब हमने जानें गंवाई हैं, जब हमने इतना 1 साल तक लड़ाई लड़ी है, जब हमने 1 साल तक अब्दुल रब हादी की जो फ़ौज का जो है मुकाबला किया है और फिर जो है दीगर इत्तेहादों का भी मुकाबला किया है, तो फिर हम क्यों बातचीत के। देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब कोई भी जंग, कोई भी तनाज़ा, कोई भी जो है सूरत हाल एक तवील अरसे तक जो है इंतहाई एक शोरिश की शक्ल में चलती है, तो फ़रीक़ैन बेदार हो जाते हैं। ख़ास तौर पे जो है ये जो जंग के जो हालात होते हैं, जो जंग के हालात होते हैं, उन हालात में आखिर कौन कब तक जो है मौत को देखता रहेगा, मौत बांटता रहेगा, तबाही को बर्दाश्त करता रहेगा, तबाही झेलता रहेगा। उमूमन होता यह है कि 1 साल के दौरान फ़रीक़ैन बेदार हो जाते हैं और फिर वो चाहते हैं कि अमन कायम हो, तो अमन के लिए वो कोई ना कोई राह तलाश करते हैं। लेकिन यहाँ राह तलाश करने के बावजूद फ़रीक़ैन का जो है अमन के लिए तैयार ना होना इस बात का जो है इशारा देता है कि वहाँ सूरत हाल अभी भी अबतर है, इख्तिलाफ़ात बरक़रार हैं। बिल्कुल आने वाले दिनों में वहाँ ऐसा कोई सूरत नहीं नज़र आती। जी, इस वक्त शजीउल्लाह फ़िरासत साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फ़िरासत साहब, आवाज़ सुन रहे हैं आप मेरी? ग़ालिबन अभी राबिता शायद हो नहीं पाया। सर साहब, अगर इख्तिलाफ़ात बरक़रार हैं तो फिर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो फ़रीक़ैन, जो बड़ी ताकतें जो दरमियान में हायल आई थीं और जो चाहते थे कि यमन में अमन क़ायम हो, तो फिर उनका अब क्या मौक़िफ़ होगा और वो किस तरफ इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि फिर से तामीरी बात हो सके, आगे बढ़ सके? देखिए सबसे अहम बात तो ये है कि अब मसला क्या है। मसला यही है कि इसमें फ़रीक़ैन कौन है। ना अमेरिका इस सिलसिले में आगे आने की बात कर रहा है, ना रूस इस सिलसिले में आगे आने की बात कर रहा है और ना ही कोई और तीसरा फ़रीक़, जैसा कि शाम। लेकिन मैं तो जहाँ तक समझता हूँ सदा साहब, ये जो सऊदी अरब की जानिब से जो कार्रवाई हो रही है, तो यकीनन दर पर्दा तो अमेरिका भी इसमें शामिल है और अमेरिका की जो तायद है वो सऊदी अरब के इत्तेहाद के साथ है। देखिए बिल्कुल शामिल है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वो अमन के क़याम में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है अमेरिका। और यही देखिए बाराक ओबामा वो सऊदी अरब में थे, उनकी मौजूदगी में वहाँ मुज़ाकरात का अहिया हुआ है कुवैत में, लेकिन उन्होंने यमन के हवाले से कोई बात नहीं कही सऊदी अरब में। उन्होंने सऊदी अरब में GCC के इजलास में भी शिरकत की, खलीज ताउन काउंसिल के इजलास में शिरकत की और रियाद में, सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में होने वाले इस इजलास में ओबामा ने अगर बात की तो आपसी इत्तेहाद की बात की, ओबामा ने अगर बात की तेल की बात की, ओबामा ने अगर बात की तो शाम की सूरत हाल की बात की और ओबामा ने अगर बात की तो आलमी दहशतगर्दी की बात की। लेकिन उन्होंने अमन का तज़किरा, बरसबील तज़किरा भी नहीं किया। हम ये कह सकते हैं कि यमन के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो यमन के हवाले से जिस तरह का जो है
क़ुव्वत दिखानी चाहिए थी, जिस तरह की दिलचस्पी दिखानी चाहिए थी, और जिस तरह के जो है मतलब है कि जिस तरह से शाम में जो बिल्कुल कोशिशें शाम दिखाई के गई ताल्लुक हैं, से कितनी वो यमन क़ुव्वत, में नजर नहीं आती। कितनी क़ुव्वत अमेरिका जो है झोंक रहा है शाम के हवाले से, और वो चीज़ यमन में नज़र नहीं आई। इसकी सबसे बड़ी वजह हम यही कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि चूँकि यमन में सऊदी अरब की क़यादत में बमबारी हो रही है और अमेरिका सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा हलीफ है, यही वजह रही। देखिए, पहले ही अमेरिका और सऊदी अरब के माबेन इख्तलाफात चल रहे हैं, दोनों के माबेन खलीज बढ़ रही है, ईरान को लेकर, ठीक, तेल को लेकर, तेल की कीमतों को लेकर जी, और फिर जो है शाम के हवाले से भी जो है सऊदी अरब अमेरिका से नाराज़ है, और सऊदी अरब बार बार ये कह रहा है कि अमेरिका अब सऊदी अरब को छोड़कर ईरान से जो है दोस्ती करना चाहता है। उसकी जो हिकमत अमली है अब वो खित्ते में तब्दील हो रही है, और वो चाहता है कि अब ईरान को हलीफ बनाकर चले। तो ये सिचुएशन है, दोनों के माबेन बातचीत भी होती है, ओबामा रियाज भी जाते हैं, और वो जो है आपसी इख्तलाफात को छोड़कर जो है क़याम अमन की बात भी करते हैं। लेकिन यमन के हवाले से कोई बात बिल्कुल यहाँ पर यकीनन नज़र नहीं आती। इस वक्त शजीउल्लाह फ़िरासत साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ फ़ोन लाइन के ज़रिए प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़िरासत साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फ़िरासत साहब, आज हम बात कर रहे हैं यमन में अमन, ख़दशात व इम्कानात। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से एक माहौल साजगार हुआ था और अमन के हवाले से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी था, कुवैत में बातचीत चल रही थी, लेकिन फिर बग़ैर किसी नतीजे के ये ख़त्म हो गई। तो आप क्या देख रहे हैं, क्या कमियां रह गई हैं, क्या ज़्यादतियाँ हुई हैं? देखिए, मेरी मालूमात के मुताबिक बातचीत में कुछ इख्तलाफात पैदा हुए हैं और वो बरकरार हैं, कुछ ऐसे नुकात हैं, मुज़ाकरात जारी रहेंगे। जी, लेकिन ये बातचीत तो मैं समझता हूँ कि जारी है टेक्निकली, क्योंकि आज भी 5वें दिन मुसलसल बात हुई है। अगरचे कुछ इख्तलाफात हैं, लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि बाज़ मामलात पर इत्तेफाक भी हुआ है। वो ये है कि अमन की ज़रूरत के हवाले से इत्तेफाक हुआ है, और जो मुहासरे का शिकार इलाकों में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पहुंचाने के हवाले से कुछ इत्तेफाक हुआ है, और इख्तलाफात को दूर करने के लिए और कशीदगी को कम करने के लिए कुछ यानी कमेटीज बनाने से भी इत्तेफाक हुआ है। मैं समझता हूँ कि यानी इसमें कुछ पॉजिटिव बातें भी हैं, और बातचीत मैं नहीं समझता कि खत्म हुई है। अगरचे कुछ मामलात पर इख्तलाफात हैं, जिनमें यह है कि इस बहरान के लिए जिम्मेदारी का तयन किया जाए और जिम्मेदार कौन है, इस हवाले से भी, और ऐसे दूसरे मामलात हैं। खासतौर पर जंगबंदी पर जो है जोर दिया जाए, और जंगबंदी की जो खिलाफ वर्जियां होती रही हैं, यानी जब से 10-11 अप्रैल को जंगबंदी शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद से मुसलसल कहीं ना कहीं खिलाफ वर्जियां हुई हैं, और बिलखुसूस सऊदी अरब पर इल्जाम लगता रहा है कि उसने बमबारी की है। बाज़ मामलात पर इख्तलाफात हुए हैं, लेकिन टेक्निकली मैं समझता हूँ कि फ़िरासत साहब, इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है। हौसी बागियों पर हट दरमी अपनाने का जो है इल्ज़ाम लगाया गया है फ़रीक़ैन की जानिब से। तो आप क्या कहेंगे? इख्तलाफ तो बुनियादी तौर पर नज़र आ रहा है और वही इल्ज़ामात का सिलसिला भी जारी है। देखिए, इल्जामात तो लग रहे हैं, लेकिन यानी हठधर्मी दोनों तरफ से है। आप बताएं कि यानी 1 साल से बमबारी जारी, आखिर किस वजह से, किस जुर्म की सजा इन लोगों को दी जा रही है? और मैं समझता हूं कि अलहूसियों ने इब्तिदा से, जब यानी अली अब्दुल्ला सालेह यानी 2011 की जो अरब बहार के बाद अली अब्दुल्ला सालेह को हटाकर थोपा गया था, यानी इनको अली अब्दुल्ला सालेह को यानी अब्दुल रब्बा अल मंसूर अल हादी जी थोपा गया था। मैं समझता हूं कि उसके बाद हादी जो है, यमन की ऐसी सिचुएशन थी, उसको हादी उसे हैंडल करने के लिए हादी उस काबिल नहीं थे। बिलखुसूस यानी जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान से अलकायदा का अमलन सफाया हुआ, तो उसका बेस बना यमन। लेकिन यमन में जो सिचुएशन थी, यानी अरब बहार के बाद उससे हटा दिया गया, अब्दुल रब्बू मंसूर हादी को लाया गया और अली अब्दुल्ला सालेह को हटाया गया। तो यानी हादी की फॉल्ट थी उसमें, और हादी की बिल्कुल भी जायज़। लेकिन फ़िरासत साहब, वो तो एक अवामी जद्दोजहद थी, जो अवामी एहतजाज था, जो अरब स्प्रिंग थी, उसके बाद की सूरत हाल थी। उसके बाद फिर अबूरी सदर बनाया गया अब्दुल रब्बा अल मंसूर अल हादी को। उसे आप कह रहे हैं कि वो जायज़ है, लेकिन अगर
यानी वो जैसे भी थे, जायज थे नाजायज थे ये अलग बहस है, लेकिन वो नाअहल थे और यमन की जो बहुत ही हसास नाजुक सूरत हाल थी उसे हादी ने यानी वो नहीं संभाल पाए थे। और अलहूसियों का कहना ये था कि वो आप तमाम ग्रुपों को लेकर एक मिलीजुली हुकूमत बनाएं, लेकिन उसमें भी वो नाकाम हुए थे और तब कहीं अलहूसियों ने बगावत की थी और यानी सना वगैरह पर कब्जा किया था। ये सिचुएशन थी एक्चुअली वो वहाँ पर। फिरासत साहब आप बने रहिए। फिरासत साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो शुमाली यमन और जनूबी यमन का जो तनाज़ा था, तो क्या वो फिर एक बार जन्म ले रहा है? जिस तरह के आज सूरत हाल देख रहे हैं, बट के रह गया है जो जंगें माजी में हुआ करती थी, तो क्या फिर एक बार ऐसी कोई कोशिश की जा रही है या फिर ऐसा कुछ माहौल बन रहा है कि फिर एक बार शुमाली यमन बन जाए और जनूबी यमन बन जाए? देखिए, नहीं, ऐसी सिचुएशन तो अभी नहीं नज़र आती वहाँ पे, लेकिन एक बात तो है कि वहाँ अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया गया है और हुसी बागी एक बार फिर वहाँ पे ताकतवर हो गए हैं। और देखिए, एक ज़माने तक ख़ास तौर पे हम ये कह सकते हैं कि अली अब्दुल्ला साले का जो दौर इक़्तिदार था, उस दौर में हुसी बागी इतनी मतलब है कि ताकतवर नहीं हुए थे वो। लेकिन कहा जाता है कि जब अली अब्दुल्ला साले के ख़िलाफ़ इनक़लाब बर्पा हुआ था और लोग सड़कों पर निकले थे, तो उस वक्त मजबूरन अली अब्दुल्ला साले को हटाया गया था और इसमें कलीदी किरदार निभाया था सऊदी अरब ने। और फिर अली अब्दुल्ला साले ने पहले तो सऊदी अरब में पनाह ली थी, फिर उसके बाद उनको इक़्तिदार से हटा के हादी मंसूर को जो है वहाँ का इक़्तिदार सौंपा गया था। और इस बात से नाराज़ होकर अली अब्दुल्ला साले ने अपने वफ़ादारों को, उनकी जो वफ़ादार फ़ौज थी या फिर उनके जो वफ़ादार लोग थे, उनको अली अब्दुल्ला साले ने बगावत पर उकसाया था हादी मंसूर के खिलाफ। हौसी बागी भी शामिल है। तो बाद में जो हौसी बागी थे उनको सप्लाई किए गए हथियार अली अब्दुल्ला साले की जानिब से, क्योंकि वो तकरीबन 30 साल के अरसे तक वहाँ इक़्तिदार में रहे हैं यमन में, इसीलिए उनको मालूम था कि हथियार कितने हैं, कहाँ हैं और कैसे सप्लाई किया। और फिर उन्हें गाइड भी किया गया। अली अब्दुल्ला, कहा जाता है कि अली अब्दुल्ला साले ने अगर हुसी बागियों को गाइड नहीं किया होता तो शायद वो इतने ताकतवर नहीं होते। आज वो इतने ताकतवर हो गए हैं कि सऊदी अरब की क़यादत में 7 मुल्क मिलकर भी उन्हें पसपा नहीं कर पाए 1 साल के अंदर। जबकि सऊदी अरब का ये ख्याल था, ये उसने दावा भी किया था सऊदी अरब ने भी, कि हम 7 दिन में उन्हें तबाह तराश कर देंगे, जितने भी बाकी हैं, चाहे हुसी हो या 1 साल हो गया। जी बिल्कुल 7 दिन का टाइम उन्होंने लिया था, कहा था कि 7 दिन में हम यहाँ हालात सही कर देंगे, लेकिन 1 साल हुआ, 1 साल में कोई हालात वहाँ के सही नहीं हुए। फिरासत साहब, आप क्या कहेंगे, क्या ये बैरूनी यमन पर तसल्लुत का एक मामला है या फिर अंदरूनी जो मुल्क में लोगों के हुकूक़ हैं उस हवाले से जो कुछ आज यमन की सूरत हाल बनी हुई है, क्या ये बैरूनी मामला है? क्या बैरूनी कोई मुल्क चाहता है तसल्लुत यमन पर, या फिर अंदरूनी तौर पर वाकई अवाम अपने हुकूक़ के लिए लड़ाई का आगाज़ किए थे जो आज एक जंग की सूरत इख्तियार कर गए हैं? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आपके इस मखसूस सवाल का जवाब देने से पहले, अभी इससे पहले आपने जो सज्जाद साहब से किया था शुमाली यमन और जनूबी यमन, इस हवाले से मैं यानी नाजरीन की यानी मालूमात के लिए मैं बताना चाहूँगा कि एक सितम ज़रीफ़ी है कि जब शुमाली यमन और जनूबी यमन 2 अलहदा मुल्क थे, तो यानी ये दूसरी आलमी जंग के बाद के हालात के नतीजे में ये अलग अलग मुल्क थे और जनूबी यमन पर जो है USSR का जो कंट्रोल था, एक लिहाज से प्रॉक्सी हुकूमत थी वहाँ पर, लेफ्टिस्ट हुकूमत थी। और यानी उस वक्त जो जंगें होती थी तो उस वक्त सऊदी अरब शुमाल की मदद करता था और यानी ये जो USSR जो है वो जुनूब की मदद करता था। लेकिन आज मामला उलट गया है, आज सऊदी अरब जुनूब के साथ खड़ा है और यानी शुमाल में ये लोग हैं। तो बोलने का मतलब कि यानी जो यानी तारीख में किस तरह के खेल कुदरत की तरफ से खेले जाते हैं या तारीख किस तरह जो है उलट जाती है बाज़। तो फिरासत साहब, तो क्या तब मसलक का मामला नहीं था? नहीं, ये बिल्कुल मैं कहूंगा कि यमन में मसलक का मामला था ही नहीं। और जहां तक आप अलहूसियों की बात कर लें, अलहूसी शियों का वो तबका है जो सुन्नियों से सबसे ज्यादा करीब है। और अगर आप देखें तो अलहूसी जो बाहर की दुनिया के जो शिया हैं उनसे बिल्कुल भी यही मुमासलत नहीं है, बल्कि वो सुन्नियों की ज्यादा करीब है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ कि यमन में कोई मसलकी मामला है। ये ज़ैदी शिया होते हैं। मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, लेकिन आप पता करें कि ज़ैदी शिया जो गालिबन 5वें इमाम
को मानते हैं और वो सुन्नियों के और शाफई मसलक के ज्यादा करीब होते हैं। कहने का मतलब कि ये बिल्कुल भी जो है मसलकी मामला न कल था और मैं समझता हूँ कि आज भी नहीं है। और जहां तक आपका ये मखसूस सवाल है कि ये बैरूनी और अंदरूनी मामला है, तो ये तमाम बातें जो है यानी मिली हुई है। भाई इल्जाम तो ये हैं कि कोई तसल्लुत चाहता है, कोई किसी पर इल्ज़ाम लगा रहा है तो कोई किसी पर इल्ज़ाम लगा रहा है। यमन पर तसल्लुत चाहिए किसी को? नहीं, यकीनन देखिए कि यानी ये तसल्लुत की भी बात है कि खित्ते में जो अंदेशे हैं दो बड़ी ताकतों के, ईरान के और सऊदी अरब के, इन दोनों के दरमियान जो प्रॉक्सी कश्मकश चल रही है उसका भी असर है। और अंदर भी जो हादी की जो नाअहली थी उसके बाद जो हालात पैदा हुए थे, हादी में यानी अलकायदा को यानी कंटेन करने में उनकी नाकामी हुई और यमन के जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उन्हें काबू करने में हादी नाकाम हुए। तो ऐसे हालात में अलहूसियों ने कुछ मुतालबे रखे थे कि आप एक इत्तेहादी हुकूमत बनाएं और हम सबको शामिल करें, और हादी उस सिचुएशन को डील करने में नाकाम हुए थे और तब कहीं जाकर अलहूसियों ने पेशकदमी की थी और सना वगैरह पर कब्जा किया था और हादी जो है इस्तीफा देकर फरार हो गए थे। पहले वो यमन फरार हुए थे, वहां से उन्होंने अपनी हुकूमत, अदन फरार हुए थे, वहां से उन्होंने अपनी हुकूमत का ऐलान किया था और सऊदी अरब फरार हुए थे। कहने का मतलब ये है कि ये अंदरूनी मामला भी है और बैरूनी मामला भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यानी फिलहाल ये एक मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ नुकाते नजर की यानी आमाजगा बन गई है ताकत आजमाई की फिलहाल, जिसमें ईरान भी है और सऊदी अरब भी है और ये जो मकामी अलकायदा वगैरह हैं वो भी हैं, अमेरिका के अपने मफादात हैं। ये भी एक तरह से जिस तरह यमन में शाम में जैसी पेचीदा सूरत हाल है, यमन में भी उसी तरह की पेचीदा सूरत हाल बन रही है यहाँ पर। सर साहब, आप क्या कहेंगे, क्या जंग ही एक हथियार रह गया था या फिर एक जो है हल रह गया था यमन का? क्या आप बातचीत, जिस तरह से आज बातचीत की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, तब क्या एक साल कबल ये मामला नहीं किया? देखिए, यही जैसा कि फिराज साहब ने अभी कहा कि मंसूर हादी के नाअहली की वजह से जो है मामला बिगड़ता चला गया। यकीनन अली अब्दुल्ला सालेह का इक़्तिदार से बेदखल कर दिया गया था। 30 साल इक़्तिदार का खात्मा